नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और एनसीईआरटी से भी लिए गए क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इन प्रश्न को जरूर देखिए और इनको दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो आंसर आपको पता होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप इसका आंसर जो है बता सकते हैं। ऐसे में आपको ये प्रश्न जो है याद हो जाते हैं और आप नहीं भूल पाते हैं ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना होता है एक बार और आपको आंसर आने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनर्बलन और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आपका केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से। और तीसरा ऑप्शन है केवल वातावरण से। और चौथा है ना तो आनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा आपका वातावरण से जो है आपका जो प्राथमिक विकास है वो प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है निकट दूरस्थ सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन दिया आपका विकास क्रम की समरूपता। और चौथा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका निकट दूरस्थ का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि एक बच्चा जो है पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले जो है गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। तो आएगा आपका निकट दूरस्थ का सिद्धांत। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका गामक और संज्ञानात्मक विकास होता है। जो गामक और संज्ञानात्मक विकास है ये कब होगा? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था तक होता है। दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था तक। तीसरा ऑप्शन है वयस्कावस्था तक। और चौथा है आपका संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो गामक और संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था में होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था तक, है ना। किशोरावस्था तक गामक और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है जिम्मेदार है? बच्चों का जो प्राथमिक समाजीकरण है उनके लिए कौन सी संस्था जो होगी जिम्मेदार होगी? पहला ऑप्शन है आपका विद्यालय। दूसरा ऑप्शन परिवार। तीसरा ऑप्शन धर्म। और चौथा है आपका समुदाय। तो प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका परिवार, है ना। परिवार जो होती है बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन 2 परिवार आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा और चिंतन के विषय में जीन पियाजे के अनुसार जो सही है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। दूसरा ऑप्शन भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। तीसरा ऑप्शन कहता है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। और चौथा भाषा और चिंतन दोनों जन्मजात धारणाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जीन पियाजे के अनुसार भाषा और चिंतन में कौन जो है दोनों में सही होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, यानी कि 2 गिलास है उसमें समान मात्रा में पानी है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे यानी कि कम और चौड़े गिलास में अधिक जल आता है। जीन पियाजे के अनुसार
अनु की सोच का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है केंद्रीयता है, दूसरा है संरक्षणता है, तीसरा ऑप्शन परिपक्वता और चौथा ऑप्शन है क्रमबद्धता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका केंद्रीयता। जीन पियाजे के अनुसार अनु की जो सोच है वो क्या है? केंद्रीयता है। इसलिए जो है वो बोल रही है कि जो लंबे गिलास है उसमें कम पानी आता है और जो चौड़ा गिलास है उसमें ज्यादा पानी आता है ना, तो केंद्रीयता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? पहला ऑप्शन है आपका संवेदी गामक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? करेक्ट वो होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण में जो बच्चा है वो क्रिया को उल्टा कर सकता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि बर्फ जो होगा वो पानी बन जाएगा और पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा, तो इस अवस्था में बच्चा समझने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती है। यहाँ वे किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? पहला ऑप्शन है लेव वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद, दूसरा ऑप्शन है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आपका जीरोम ब्रूनर का रचनावाद सिद्धांत और चौथा ऑप्शन में आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद सिद्धांत जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है परिपक्वता और संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है आपका भाषा और भौतिक जगत, तीसरा ऑप्शन है आपका भाषा और संस्कृति और चौथा ऑप्शन कहता है भाषा और परिपक्वता। तो लेव वाइगोस्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाषा और उसकी संस्कृति पर आधारित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जेंडर एक अवधारणा है। जो जेंडर है वो एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, दूसरा है जैविक, तीसरा है सामाजिक और चौथा ऑप्शन है आपका शारीरिक। तो जेंडर कैसी अवधारणा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका एक सामाजिक अवधारणा है। कैसी है? सामाजिक अवधारणा है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, जड़ धातुओं और खनिज की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है प्रकृतिवादी, तीसरा ऑप्शन है भाषाई और चौथा है अंतःवैयक्तिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका क्या? प्रकृतिवादी, है ना। प्रकृतिवादी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि इसमें पूरा नेगेटिव बात कहा गया है। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षा का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए और चौथा ऑप्शन कहता है आपका विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कक्षा में
व्यक्तित्व विभिन्नता को संभालने के लिए प्राथमिक टीचर को क्या करना चाहिए? तो वो करना चाहिए विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर जो हैं प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना जो है गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है आपका अच्छा लड़का, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की होगा दोस्तों, अच्छी लड़की उन्मुख। दूसरा है दंड और अवज्ञाकारी उन्मुखीकरण। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन रिकॉर्ड रखना है क्या कहलाता है ना? उसके पूरे साल भर में जो अलग अलग काम किए हैं उसका लक्ष्य और रिकॉर्ड जो है दोस्तों उसको रखा जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है यूनिक कहेंगे, दूसरा है फाइल कहेंगे, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का प्रपत्र और चौथा है पोर्टफोलियो। तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे पोर्टफोलियो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? बच्चों को बनाती है ना। कैसा बनाएगी? पहला ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषक, दूसरा है सक्रिय अनुयायी, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय अनुयायी और चौथा है निष्क्रिय अन्वेषक। तो प्रगतिशील स्कूल में जो दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाएगी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो उन्हें बनाएगी सक्रिय अन्वेषक बनाएगी, है ना। सक्रिय अन्वेषक बनाएगी क्योंकि प्रगतिशील स्कूल है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? पहला ऑप्शन है अहम केंद्रीयकरण, दूसरा है बाह्य केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता और चौथा है आपका प्रयार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन किसके लक्षण होंगे? तो वो हो जाएंगे दोस्तों आपके सृजनात्मकता के। किसके? सृजनात्मकता के जो होंगे ये लक्षण होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? अस्थिजन्य समस्या यानी कि जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन विद्यार्थियों के लिए आप समावेशन किस तरीके से आवश्यक होगा? पहला ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है आपका अधा संरचना अभिगम्यता, तीसरा ऑप्शन है आपका अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है आपका विशेष स्कूलों में स्थापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अधा संरचना अभिगम्यता जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है अधिगम विकारों का बहुक्रम, दूसरा है हल्की मानसिक मंदता, तीसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम और चौथा है आपका बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं। तो पठन वैफल्य जो है दोस्तों किस वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम विकारों में बहुक्रम जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समावेशी अध्यापन का जो सिद्धांत नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका समता, दूसरा ऑप्शन है आपका पृथकीकरण यानी लैंगिक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे और तीसरा ऑप्शन है विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, चौथा ऑप्शन है आपका व्यक्ति विविधताओं को अपनाना।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समावेशी अध्यापन का इनमें से कौन सा जो होगा वो सिद्धांत नहीं होगा, तो वो हो जाएगा विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन। क्या होगा? विविधता हेतु व्यवस्था अनुकूलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया गया है, कुम्हार समुदाय से आने वाले बच्चे मात्र संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, है ना, कुम्हार समुदाय से। तर्क ये है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रूपायित होते हैं, यानी कि रूपांतरित होते हैं। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है कि कथन जो है सही है या तर्क जो है सही है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों बात जो है दोस्तों यहाँ पे सही कहा जा रहा है कि कथन में बोला गया है कि कुम्हार समुदाय से आने वाले जो बच्चे हैं मात्र संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं ना, क्योंकि उनको द्रव्यमान के बारे में नॉलेज रहता है। तो पहला ऑप्शन, पहला एक कथन तो सही हो जाएगा आपका। और कारण तर्क में कहा गया है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक संस्कृति संदर्भ में रूपायित होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक से सीख के आया रहता है। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा, जिसमें आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है कथन की। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं ना, किसी व्यवहार को एक छात्र जो है अवलोकन के रूप में सीख रहा है, तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? पहला ऑप्शन है मॉडल क्रियाओं को याद रखना, दूसरा है मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा ऑप्शन है अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, और चौथा है आपका मॉडल के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, है ना, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना जो होगा आपके छात्र के व्यवहार के अवलोकन का प्रथम चरण होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सीखने वाले हैं उनके द्वारा जो त्रुटि की जाती है वो एक टीचर को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, ऐसा हमें पूछा है। पहला ऑप्शन है वह कमजोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है। दूसरा ऑप्शन कहता है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है। तीसरा ऑप्शन है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अब उनके अभिभावक को सूचित कर सकती है। और चौथा है आपका वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। इसलिए जो होती है अध्यापिका का ये कर्तव्य है कि वो जो सीखने वाली है उनके त्रुटियों को समझे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार जो है अधिगम किस तरह से होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक, और चौथा है व्यवहारात्मक। तो कैसा होना चाहिए दोस्तों? एनईपी के अनुसार जो अधिगम है यानी कि सिखाना किस तरीके से होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका प्रयोगात्मक होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह इस्तेमाल कर रही है। कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है दोस्तों जो तन्वी है? पहला ऑप्शन है आपका समस्या समाधान, दूसरा ऑप्शन है आपका भाव प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है परिहार्यता, और चौथा है इनकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा भाव प्रबंधन, है ना। भाव प्रबंधन कर रही है। इस क्यों कर रही है? क्योंकि वह परीक्षा से शुरू होने से पहले जो है दोस्तों अपने गहरे लंबे श्वास भरती है। क्यों? क्योंकि वो
भाव प्रबंधन कर रही है, जिससे उसमें क्या है, मोटिवेशन आए और वो जो अपने अपने परीक्षा को अच्छे से दे सके, इसलिए जो है गहरे लंबे श्वास भरती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक क्या है? पहला ऑप्शन है प्रतियोगी अधिगम करता है, दूसरा है आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है, तीसरा ऑप्शन है निष्पादन भिमुखी अधिगम करता है और चौथा है बाह्य रूप से प्रेरित अधिगम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है, इसीलिए जो है वो कहानियों की किताब जो पढ़ी थी उनको पढ़ना शुरू कर दी है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों द्वारा जो ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां जो होती है वो क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है आपका अधिगम अक्षमता, दूसरा ऑप्शन है किसी संप्रत्यय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान या विचार, तीसरा ऑप्शन है आधारहीन विचार और चौथा ऑप्शन है आपका संकल्प का स्थायी ठहराव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों द्वारा जो ग्रहित और वैकल्पिक संकल्पनाएं भ्रांतियां जो है वो क्या दर्शाती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका किसी संप्रत्यय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान के विचार को जो है दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी होगा? जो प्राइमरी लेवल है उस कक्षा के लिए कौन सा जो होगा योजना यहाँ पे प्रभावकारी होगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, दूसरा ऑप्शन है आपका अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना और चौथा है आपका कहानियों और छात्र पत्रिका, ये पत्रिका होगा दोस्तों, पंजिका लिखा गया है, पत्रिका होगा है ना, ध्यान रखिएगा, छात्र पत्रिका का इस्तेमाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन कौन सा जो होगा योजनाएं जो प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए प्रभावकारी होंगी? तो वो हो जाएगा आपका संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल करना, ये तो सही बात है, तो ये आपका हो जाएगा पहला। और कौन सा होगा दोस्तों? अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं के लिए, तो ये प्रभावकारी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी लेवल के लिए बोला गया है ना। और क्या होगा? विविध सामग्रियों का प्रावधान, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 भी हो जाएंगे। और चौथा है कहानियाँ और छात्रों की पत्रिका का इस्तेमाल करके, छात्र जो है पत्रिका का इस्तेमाल करके भी जो है प्रभावकारी बनाया जा सकता है। तो चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन है आपका अत्यधिक प्रभावकारी, क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के सार्थक अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रभावकारी है, क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। और तीसरा ऑप्शन कहता है प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास सार्थक अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि जो पूर्वाभ्यास है ये पूर्वाभ्यास करना केवल सार्थक अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीकी जो होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली नहीं है? समस्या के समाधान के लिए
जो प्रभावशाली नहीं होगा उसको हमें बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है एल्गोरिदम, दूसरा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक, तीसरा ऑप्शन है आपका बिना बोधन के प्रयत्न और त्रुटि, और चौथा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक अस्थिरता। तो कौन सा जो होगा दोस्तों योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली नहीं होगा, है ना, जो समस्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रभावशाली इफेक्टिव नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम तो जरूरी है दोस्तों किसी भी समस्या को हल करने के लिए, तो ये तो हो जाएगा आपका। दूसरा है ह्यूरिस्टिक, तो ये भी दोस्तों आपका जरूरी है ना, ह्यूरिस्टिक भी क्या होगा जरूरी होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और जो दिया है बिना बोधन के प्रयत्न और त्रुटि, ये गलत होगा, है ना, जब तक वो प्रयत्न नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा। और चौथा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक अस्थिरता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो होंगे आपके करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता, है ना, जो कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो सीखने में बच्चों के पूर्व ज्ञान का जो है उपयोग नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है आपका रटंत स्मृति, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क उद्वेलन, तीसरा ऑप्शन है स्कीमा सक्रियता, और चौथा है आपका संकल्पना मानचित्रण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्रियाकलाप जो है कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो सीखने में बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं होगा, उपयोग नहीं करेगा, तो कौन सा होगा रटन स्मृति, है ना, रटन स्मृति जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी से पूरी तरह से रिलेटेड है, और एनसीईआरटी में भी दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।